नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम की गहराइयों में उतर रहे हैं जो दशकों से अपराध जगत में खौफ और एक अजीब सी फैसिनेशन दोनों का प्रतीक बन गया है। टेड बंडी। हाँ, और हमारी इस पड़ताल का आधार है एन रूल की किताब द स्ट्रेंजर बिसाइड मी और उससे जुड़े कुछ और दस्तावेज। ये किताब देखिए इसलिए बहुत खास है क्योंकि एन रूल, जो खुद एक जानी मानी क्राइम राइटर थी, वो टेड बंडी को न सिर्फ जानती थी बल्कि उसके साथ काम भी करती थी सियाटल क्राइसिस क्लिनिक में, और उसे अपना दोस्त मानती थी। बिल्कुल। ये सोचना भी अजीब है कि आप क्राइम की दुनिया पर लिख रहे हो, गुत्थियां सुलझाने की कोशिश कर रहे हो और धीरे धीरे आपको यह एहसास हो कि जिस भयानक अपराधी की तलाश चल रही है वो असल में आपका हंसमुख साथ काम करने वाला दोस्त ही है। हाँ, एन रूल की किताब इसी इसी चौंकाने वाले सच को सामने लाती है। मतलब एक तरफ बंडी का वो चेहरा जो सब देखते थे, आकर्षक, समझदार, महत्वाकांक्षी, और दूसरी तरफ वो भयानक सच्चाई। तो आज हम इन्हीं स्रोतों पर ध्यान देंगे और खास तौर पर बंडी के अपराधों से जुड़े जो तथ्य हैं उनको सामने रखेंगे। हमारा फोकस रहेगा हत्याओं पर, उनके तरीकों पर, पीड़ितों के असली नामों पर, तारीखों और जगहों पर, जैसा एन रूल ने अपनी किताब में बताया है। हाँ, ये जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि किताब के प्रकाशक ने ये मेंशन किया है कि कानूनी वजहों से कुछ नाम बदले भी गए हैं। सही। तो चलिए इस भयानक और कह सकते हैं उलझी हुई कहानी को खोलते हैं। एक ऐसा आदमी जो वकील बनने वाला था, राजनीति में जिसका भविष्य दिख रहा था, और फिर भी पर्दे के पीछे कुछ और ही था। तो शुरुआत शायद उसके बचपन से करनी चाहिए। थियोडोर रॉबर्ट बंडी, स्रोत बताते हैं कि जन्म वॉरमॉन्ट में हुआ था। माँ थी एलिनोर लुइस काउल। उसके जन्म प्रमाण पत्र पर पिता का नाम लॉयड मार्शल लिखा था, पर टेड को शायद कभी साफ पता नहीं चला कि उसका असली पिता कौन है। अच्छा, बाद में उसकी माँ वॉशिंगटन आ गई और वहां उन्होंने जॉनी कल्पेपर बंडी से शादी की, जिन्होंने टेड को गोद ले लिया। तो उसका बचपन टकोमा, वॉशिंगटन में बीता। और स्कूल वगैरह में कैसा था? सुना है काफी ठीक ठाक था। हाँ, मतलब हाई स्कूल में दिखने में अच्छा था, कपड़े वगैरह सलीके से पहनता था, मैनर्स भी अच्छे थे, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो थोड़ा शर्मीला किस्म का भी था। दोस्तों के साथ स्कीइंग वगैरह जाता था, पर जैसे छात्र राजनीति होती है ना, उन सब में ज्यादा एक्टिव नहीं था। फिर उसकी जिंदगी में रिश्ते आए। एक नाम आता है स्टेफनी ब्रुक्स का। ये हम था शायद। बिल्कुल, ये 1967 के आसपास की बात है। स्टेफनी कैलिफोर्निया की एक अमीर अच्छी लड़की थी। उसने टेड को इसलिए एक तरह से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसे लगा कि टेड में कोई खास एम्बिशन नहीं है, मतलब भविष्य को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये बात टेड को लग गई। हाँ, कहते हैं कि ये उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। शायद ये एक टर्निंग पॉइंट था। और इसी वजह से शायद उसने खुद को बदला। ऐसा लगता तो है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से साइकोलॉजी में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। अच्छे ग्रेड्स थे। उसके प्रोफेसर्स जैसे रोनाल्ड ई स्मिथ उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया, एक कामयाब होनहार इंसान की तरह। और फिर कुछ साल बाद उसने दोबारा स्टेफनी को अपनी जिंदगी में वापस लाया, उसका दिल जीता, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे ठीक उसी तरह ठुकरा सके, छोड़ सके, जैसे स्टेफनी ने उसे किया था। ये 1974 की शुरुआत की बात है। ओह, ये तो बहुत अजीब है, बदला लेने का ये तरीका। और इसी दौरान उसकी मुलाकात मैग एंडर्स से भी हुई थी। हाँ, 1969 में मैग एक तलाकशुदा महिला थी। उनकी एक बेटी भी थी। वो टेड से बहुत प्यार करती थी। उसकी पढ़ाई में, उसके लॉ स्कूल एप्लीकेशन में, सब में मदद करती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी। और टेड कैसा था उसके साथ? वो उसके और उसकी बेटी के प्रति काफी समर्पित दिखता था, तोहफे देता था, ध्यान रखता था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो मैग के साथ वफादार नहीं था। दूसरी औरतों से भी मिलता जुलता रहता था। तो वो दोहरापन, वो शायद शुरू से ही कहीं ना कहीं था। और यही एंट्री होती है एन रूल की। सही कहा। 1971 में सियाटल क्राइसिस क्लिनिक, दोनों वहां रात की शिफ्ट में वॉलंटियर थे, लोगों की मदद करते थे। एन रूल को टेड बड़ा शरीफ, समझदार, हमदर्द टाइप का लगा। शुरू में उन्हें लगा कि वो दुबला पतला है, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो शारीरिक तौर पर काफी मजबूत था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर रात की शिफ्ट साथ में करते थे, बातें करते थे। और बाहर की दुनिया के लिए वो क्या था? एक उभरता हुआ चेहरा। बिल्कुल, राजनीति में काफी एक्टिव था। 1972 में वॉशिंगटन के गवर्नर डैन इवांस के री इलेक्शन कैंपेन में काम किया।
फिर सियाटल क्राइम प्रिवेंशन एडवाइजरी कमीशन का मेंबर भी रहा। यहां तक कि एक बार पर्स छीनने वाले को पकड़ने में मदद करने के लिए सियाटल पुलिस ने उसकी तारीफ भी की थी। मतलब बाहर से देखें तो एकदम परफेक्ट नागरिक। और इसी परफेक्ट नागरिक के मुखौटे के पीछे का जो सच था वो अब सामने आने वाला था। साल था 1974, वॉशिंगटन राज्य। ये साल भयानक घटनाओं की शुरुआत लेकर आया। हाँ, बहुत भयानक। 4 जनवरी को सियाटल के यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट, जिसे यू डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां 18 साल की एक छात्रा जोनी लेंस पर जानलेवा हमला हुआ। वो अपने बेसमेंट कमरे में सो रही थी। ओह। हमलावर ने बिस्तर के फ्रेम से एक मेटल रॉड निकाली, उसे बुरी तरह पीटा और फिर वो रॉड उसकी योनि में डाल दी। वो किसी तरह बच तो गई, लेकिन उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई और उसे हमले की कोई याद नहीं रही। भयानक। और इसके बाद तो जैसे लड़कियों के गायब होने का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। एक पैटर्न दिखने लगा था, है ना? बिल्कुल, एक के बाद एक युवा छात्राएं गायब होने लगीं। फरवरी 1, लिंडा एन हीली, 21 साल की, सियाटल यू डिस्ट्रिक्ट से अपने बेसमेंट कमरे से ही गायब हो गईं। मार्च 12, डोना मैनसन, 19 साल की, ओलंपिया के एवरग्रीन स्टेट कॉलेज से एक जैज कॉन्सर्ट अटेंड करने के बाद गायब। अप्रैल 17, सुजैन रैंकॉट, 18 साल की, एलिन्सबर्ग के सेंट्रल वॉशिंगटन स्टेट कॉलेज से एक मीटिंग के बाद। यहाँ एक गवाह ने बताया कि उसने एक आदमी को देखा था जिसके हाथ पर पट्टी या स्लिंग बंधी थी। मई 6, रॉबर्टा कैथलीन पार्क्स, जिन्हें कैथी कहा जाता था, 22 साल की, ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉर्वालिस से, कैंपस में टहलते हुए गायब। जून 1, ब्रेंडा कैरल बॉल, 22 साल की, सियाटल के पास ब्यूरियन के एक टैवर्न, फ्लेम टैवर्न से, रात 2 बजे वहां से निकली, फिर नहीं दिखी। उसे आखिरी बार एक आकर्षक आदमी के साथ बात करते देखा गया था जिसके एक हाथ में स्लिंग थी। जून 11 की रात सुबह, जॉर्जिया हॉकिंस, 18 साल की, सियाटल यू डिस्ट्रिक्ट में, वो अपने बॉयफ्रेंड के फ्रेटर्निटी हाउस से अपने सॉरोरिटी हाउस जा रही थी। सिर्फ 90 फीट की दूरी थी और गली से गायब हो गई। सिर्फ 90 फीट? हाँ। यहाँ कुछ गवाहों ने बैसाखी और ब्रीफकेस वाले आदमी का जिक्र किया और एक चीख भी सुनी गई थी। जॉर्जन की नज़र भी काफी कमजोर थी और उस रात उसने चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने थे। ये पैटर्न कितना डरावना है। युवा लड़कियां, सब छात्राएं अचानक गायब हो जाना। और फिर आया वो दिन, जुलाई 14, 1974, लेक सममिश स्टेट पार्क। एक ही दिन, एक ही जगह, एक ही तरीका। ये तो हाँ, वो दिन इस केस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। पार्क में उस दिन हजारों लोग थे, धूप खिली हुई थी। दोपहर करीब 12:30 बजे जेनिस ओट्स, 23 साल की, कई गवाहों ने उसे टेड नाम के एक हैंडसम आदमी से बात करते देखा। उस आदमी के हाथ में स्लिंग बंधी थी। उसने जेनिस से मदद मांगी, कहा कि उसकी सेलबोट पास में पार्क है, उसे लोड करने में मदद चाहिए। जेनिस उसके साथ पार्किंग आ गई, पर जब उसे कोई नाउन नहीं दिखी तो उसने मना कर दिया और वापस आ गई। अच्छा, बच गई वो? नहीं, बाद में वही आदमी फिर उसके पास गया, उससे बात की और इस बार वो उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया। एक गवाह ने पास में एक भूरी फॉक्सवैगन बग कार का भी जिक्र किया। और उसी दिन उसी पार्क में? हाँ, शाम करीब 4:30 बजे डेनिस नसलुंड, 19 साल की, वही आदमी, हाथ में वही स्लिंग, वही कहानी, सेलबोट लोड करने में मदद। डेनिस उसके साथ चली गई और फिर कभी नहीं मिली। मतलब एक ही दिन, एक ही पार्क में, हजारों लोगों के बीच, खुलेआम, एक ही बहाने से 2 लड़कियों को अगवा कर लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा दुस्साहसी, कह सकते हैं ढीठ तरीका था। बिल्कुल, और एन रूल अपनी किताब में बताती हैं कि इन सभी मामलों में कितनी समानताएं थीं। शिकार लगभग एक जैसी थीं। युवा, आकर्षक छात्राएं, लंबे बाल जो बीच से बटे होते थे, अक्सर इम्तिहान के दिनों के आसपास गायब होती थीं, अंधेरे में या अकेली होने पर। और सबूत लगभग ना के बराबर। कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं मिल रहा था। बस कुछ मामलों में ये प्लास्टर कास्ट या स्लिंग वाले आदमी का जिक्र था। लेक समामिश के गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने टेड नाम के इस आदमी का एक स्केच भी जारी किया था। और फिर मार्च 1975 में वो हुआ, टेलर माउंटेन पर वो मानव अवशेष मिले। हाँ, वानिकी के कुछ छात्रों को सियाटल के पास टेलर माउंटेन पर खोपड़ियां और कुछ हड्डियां मिली।
जांच के बाद पता चला कि ये अवशेष लिंडा हीली, सुसैन रेनकॉट, ब्रेंडा बॉल और ओरेगन से गायब हुई कैथी पार्क्स के थे। इससे ये तो साफ हो गया कि वॉशिंगटन में गायब हुई लड़कियों की हत्या हो चुकी है। और इसी दौरान मतलब 1974 के पतझड़ में टेड बंडी वॉशिंगटन छोड़कर यूटा चला गया था। लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया था। हाँ, यूटा लॉ स्कूल। और खौफ का ये सिलसिला अब यूटा पहुंच गया था। अक्टूबर 18 मेलिसा स्मिथ 17 साल की मिडवेल शहर से गायब हुई। बाद में उसका शव मिला। अक्टूबर 31 यानी हैलोवीन की रात लॉरा एम्मे 17 साल की लेही शहर से गायब। उसका शव भी बाद में मिला। नवंबर 8 कैरल डारोंच 18 साल की। ये मामला बहुत अहम है। मरे शहर के फैशन प्लेस मॉल में एक आदमी ने खुद को पुलिस ऑफिसर रोजलैंड बताया और कहा कि उसकी कार में चोरी का सामान है। वो उसे अपनी फॉक्सवैगन बग में ले गया और फिर उस पर हमला किया, हथकड़ी पहनाने की कोशिश की। ओह! पर कैरल हिम्मत दिखाकर भाग निकली। उसने पुलिस को हथकड़ी, क्रोबार, लोहे की रॉड के बारे में बताया। ये बंडी के खिलाफ पहला बड़ा सबूत बना बाद में। उसका बच निकलना तो वाकई एक बड़ा मोड़ था। और उसी दिन एक और लड़की गायब हुई है। हाँ, उसी दिन 8 नवंबर को ही कुछ घंटों बाद डेबी केंट 17 साल की बाउंटीफुल शहर के व्यूमॉन्ट हाई स्कूल से गायब हुई। वो स्कूल में एक प्ले देखने गई थी। उसके बाद पार्किंग लॉट से गायब हो गई। प्ले के दौरान एक अजनबी को थिएटर में घूमते हुए देखा गया था। ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा था, पैटर्न कोलोराडो तक भी पहुंच गया। हाँ, जनवरी 1975 में कैरन कैम्बल 23 साल की, वो एक नर्स थी, स्नोमास कोलोराडो के एक स्की रिजॉर्ट होटल वाइल्डवुड इन के हॉलवे से गायब हो गई। बाद में बर्फ में दबा उसका शव मिला। इतनी सारी घटनाएं एक के बाद एक, जाहिर है पुलिस पर दबाव बहुत बढ़ रहा होगा और जो लोग बंडी को जानते थे उन्हें शक होने लगा था। बिल्कुल। एन रूल ने जब लेक समामिश वाले टेड का स्केच देखा और उसके भूरे फॉक्सवैगन बग के बारे में सुना तो उन्हें वो काफी हद तक अपने दोस्त टेड बंडी जैसा लगा। उन्हें शक हुआ पर यकीन करना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने पुलिस को बताया। और मैग एंडर्स ने तो कई बार पुलिस से संपर्क किया था। उसने टेड की अजीब आदतों के बारे में बताया, जैसे वो रातों को बाहर निकल जाता था। घर में अजीब चीजें मिली थी, जैसे बैसाखी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चाकू, यहाँ तक कि एक मीट क्लीवर, मांस काटने का चाकू। और उसने ये भी नोट किया कि लड़कियों के गायब होने की कई तारीखों पर टेड शहर से बाहर था या अजीब व्यवहार कर रहा था। यानी शक के दायरे में वो धीरे धीरे आ रहा था। हाँ, पुलिस के पास हजारों संदिग्धों की लिस्ट थी, लेकिन टेड बंडी का नाम 4 अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों से आया था। एन रूल, मैग एंडर्स, यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर और एक सरकारी कर्मचारी जिससे वो मिला था। और गवाहों के बयानों में वो प्लास्टर कास्टिंग वाला आदमी और फॉक्सवैगन बग, ये बातें बार-बार सामने आ रही थीं। और फिर आखिरकार वो रात आई जब वो पकड़ा गया, अगस्त 16, 1975 यूटा में। क्या मिला उसमें? बहुत कुछ ऐसा मिला जिससे शक गहरा गया। एक क्रोबार, एक आइस पिक, स्की मास्क, नायलॉन की रस्सी, एक हथकड़ी, दस्ताने और एक पैंटीहोस से बना मास्क जिसमें आंख और नाक के लिए छेद कटे हुए थे। पैंटीहोस मास्क? हाँ, और सबसे अजीब बात ये थी कि गाड़ी की आगे वाली पैसेंजर सीट अपनी जगह पर नहीं थी, उसे हटाकर पीछे रखा गया था। बंडी ने अजीब से बहाने बनाए कि वो फिल्म देखने गया था, फिर खो गया, लेकिन सार्जेंट हेवर्ड को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। ये पैसेंजर सीट का ना होना, एंड रूल की किताब में इसका जिक्र है ना कि बंडी ने बाद में बताया था कि वो सीट हटा देता था ताकि शिकार को लिटाकर आसानी से काबू किया जा सके या शव को ले जाया जा सके। कितना खौफनाक प्लान था। बिल्कुल। तो बंडी को गिरफ्तार कर लिया गया पहले, चोरी के सामान रखने के शक में। जल्द ही जासूसों ने उसे कैरल डारोंच अपहरण मामले से जोड़ दिया। कार में मिली हथकड़ी वैसी ही थी जैसी कैरल ने बताई थी। और कैरल डारोंच ने उसे पहचाना? हाँ, पुलिस लाइनअप में। हालांकि शुरू में वो थोड़ी हिचकिचाई थी, शायद डर गई थी, पर उसने बंडी को पहचान लिया। डेबी केंट के केस के कुछ गवाहों ने भी उसे पहचाना। और इसी पहचान के आधार पर उसे सजा हुई यूटा में। हाँ, फरवरी 1976 में मुकदमा चला और बंडी को यूटा में कैरल डारोंच के अपहरण के प्रयास का दोषी पाया गया। उसे 1 से 15 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये तो बस एक मामला था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे कोलोराडो भी भेजा गया कैरीन कैम्बल की हत्या के केस के लिए, और वहां से वो भाग निकला। कहते हैं 1 बार नहीं 2 बार। हाँ, ये भी उसकी कहानी का एक बहुत ही नाटकीय हिस्सा है। उसे कोलोराडो लाया गया कैरन कैम्बल की हत्या के मुकदमे के लिए। जून 1977 में एस्पेन कोर्ट हाउस की लॉ लाइब्रेरी में सुनवाई चल रही थी। वो खुद अपना बचाव कर रहा था
और मौका देखकर दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर भाग गया। कूदकर भागा। हाँ, हालांकि कुछ दिनों बाद ही पास के पहाड़ों से पकड़ लिया गया, लेकिन फिर दिसंबर 1977 में वो ग्लेनवुड स्प्रिंग्स की जेल में बंद था और इस बार उसने अपनी सेल की छत में एक छेद किया और रेंग कर बाहर निकल गया। इस बार वो गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला कहाँ गया। भाग के कहाँ गया इस बार? इस बार वो सीधा भागा फ्लोरिडा, टैलाहासी शहर पहुंचा। वहां उसने अपना नाम बदलकर क्रिस हेगन रख लिया और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी FSU के पास एक अपार्टमेंट में रहने लगा। लेकिन अपराधों का वो भयानक सिलसिला भी रुका नहीं था। फ्लोरिडा, यहीं पर हुआ वो ची ओमेगा सोरोटी हाउस का भयानक कांड, है ना? हाँ, जनवरी 15, 1978 की सुबह, ये शायद बंडी के सबसे क्रूर हमलों में से एक था। वो FSU के ची ओमेगा हॉस्टल, पता था 661 वेस्ट जेफरसन, टैलाहासी में रात को घुसा और सोते हुए लड़कियों पर हमला कर दिया। कितनों पर? उसने 4 लड़कियों पर जानलेवा हमला किया। मार्गरेट बोमन 21 साल और लीसा लेवी 20 साल की पीट कर और गला घोंटकर हत्या कर दी गई। कैथी क्लीनर 20 साल और कैरन चैंडलर 21 साल पर भी बेरहमी से हमला किया गया। उनके जबड़े टूट गए, गंभीर चोटें आईं, पर वो किसी तरह बच गईं। लीसा लेवी के शरीर पर, उसके स्तन और नितंब पर दांतों से काटने के बहुत गहरे निशान थे। मार्गरेट बोमन का गला हेन्स ब्रांड के पैंटीहोस से घुटा गया था। हथियार पास में ही पड़ा, ओक की लकड़ी का एक मोटा लट्ठा था। क्या किसी ने उसे देखा था? कोई गवाह? हाँ, उसी हॉस्टल की एक और मेंबर नीता नेरी सुबह करीब 3 बजे अपने कमरे से बाहर आई थी। उसने एक आदमी को घर के सामने वाले दरवाजे से बाहर भागते हुए देखा। उसके हाथ में एक लट्ठे जैसी चीज थी और उसने कैप पहनी हुई थी। चेहरा साफ नहीं दिखा, बस साइड से एक झलक। और ये सब एक ही रात में हुआ? हाँ, और भी कुछ हुआ था उस रात। हाँ, उसी रात ची ओमेगा हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर डनवुडी स्ट्रीट पर चेरिल थॉमस नाम की एक और छात्रा, 21 साल, पर उसके अपार्टमेंट में हमला हुआ। उस पर भी बेरहमी से वार किए गए थे, पर वो भी बच गई। उसके बिस्तर के पास एक पैंटीहोज मास्क मिला जिसमें 2 भूरे बाल चिपके हुए थे। बिस्तर पर वीरे का एक धब्बा भी मिला जो लैब टेस्ट में टाइपो सीक्रेटर पाया गया। ये टेड बंडी का ब्लड ग्रुप था। ओह, तो सबूत मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन फ्लोरिडा में ये सिलसिला फिर भी नहीं रुका। लेक सिटी से एक और लड़की गायब हुई थी। बिल्कुल, ये ची ओमेगा हमले के लगभग 3 हफ्ते बाद की बात है। फरवरी 9, 1978 को किम्बर्ली लीच, सिर्फ 12 साल की बच्ची, लेक सिटी के अपने जूनियर हाई स्कूल से दिन दहाड़े गायब हो गई। सिर्फ 12 साल की? हाँ, उसका शव लगभग 8 हफ्ते बाद अप्रैल में सुवानी स्टेट पार्क के पास एक सुनसान जंगली इलाके में बने एक पुराने सुअर बाड़े के पास मिला। सबूतों से पता चला कि हत्या से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। तो अब फ्लोरिडा पुलिस के पास ये सारे मामले थे। ची ओमेगा, चेरिल थॉमस, किम्बर्ली लीच। क्या बंडी को इन मामलों से जोड़ने वाले पुख्ता सबूत मिल रहे थे? हाँ, जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। पुलिस को एक चोरी की हुई सफेद वैन मिली जिस पर शक था कि उसका इस्तेमाल किम्बर्ली लीच के अपहरण में हुआ था। उस वैन की तलाशी में किम्बर्ली के कपड़ों के माइक्रोस्कोपिक रेशे मिले और बंडी ने जो कपड़े गिरफ्तारी के समय पहने थे उनसे मिलते जुलते रेशे भी वैन में पाए गए। अच्छा, फाइबर एविडेंस। हाँ, और वैन के अंदर जो मिट्टी और पत्तियों के अंश मिले उनका मिलान सुवानी स्टेट पार्क की मिट्टी से किया गया जहां किम्बर्ली का शव मिला था। इसके अलावा 8 फरवरी को जैक्सनविल में एक घटना हुई थी। एक आदमी ने खुद को फायर डिपार्टमेंट का रिचर्ड बटन बताकर 14 साल की लेस्ली पार्मेंटर को एक सफेद वैन में ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके भाई डैनी ने देख लिया और वैन का लाइसेंस प्लेट नंबर नोट कर लिया। वो प्लेट चोरी की निकली और उस चोरी की वैन से जुड़ी थी। यानी कड़ियां जुड़ रही थी और आखिरकार बंडी फिर से पकड़ा गया, इस बार आखिरी बार। हाँ, फरवरी 15, 1978 को पेंसाकोला, फ्लोरिडा में। रात का वक्त था। ऑफिसर डेविड ली ने एक फॉक्सवैगन बग को रोका क्योंकि वो चोरी की लग रही थी। ड्राइवर ने अपना नाम केनेथ रेमंड मिसनर बताया, लेकिन जब ऑफिसर ली ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश में उनसे भिड़ गया। हाथापाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो टेड बंडी था। तो इस बार इसका भागना खत्म हुआ? हाँ, उसके पास से कई चोरी के क्रेडिट कार्ड और ID बरामद हुए। इस बार वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाया। इसके बाद तो फिर मुकदमों का दौर शुरू हुआ होगा।
फ्लोरिडा के इन भयानक मामलों के लिए? हाँ, 2 बड़े और सनसनीखेज मुकदमे हुए। पहला मियामी में 1979 में ची ओमेगा और चेरल थॉमस मामलों के लिए। ये अमेरिका के पहले मुकदमों में से था जिसे टेलीविजन पर दिखाया गया। यहाँ सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत बना लिसा लेवी के शरीर पर मिले दांतों के काटने के निशान। राइट मार्क्स? हाँ, बाइट मार्क्स। फोरेंसिक डेंटिस्ट्स ने बंडी के दांतों का प्लास्टर कास्ट लिया और उसकी तुलना लिसा लेवी के शरीर पर मिले निशानों से की। मिलान एकदम सटीक था। ये एक बहुत मजबूत फोरेंसिक सबूत था। इसके अलावा नीता नेरी, जिसने हमलावर को ची ओमेगा हाउस से भागते देखा था, उसकी गवाही भी अहम थी। बंडी को दोनों हत्याओं और तीनों हमलों का दोषी पाया गया और 2 बार मौत की सजा सुनाई गई। 2 बार मौत की सजा। और दूसरा मुकदमा किम्बर्ली लीच की हत्या के लिए? वो 1980 में ऑरलैंडो में हुआ। यहाँ मुख्य सबूत थे फाइबर एनालिसिस, जिसने किम्बर्ली के कपड़ों, बंडी के कपड़ों और चोरी की गई सफेद वैन को एक साथ जोड़ा। गवाहों ने भी उसे वैन के साथ किम्बर्ली के स्कूल के पास देखा था। इस मामले में भी बंडी को दोषी पाया गया और उसे तीसरी बार मौत की सजा मिली। 3 मौत की सजाएं। और इसी ऑरलैंडो मुकदमे के दौरान उसने कोर्ट में शादी कर ली थी। ये कैसे हुआ? हाँ, ये भी एक अजीब वाकया था। मुकदमे की सजा सुनाए जाने वाले चरण के दौरान उसने अपनी एक पुरानी दोस्त कैरल एन बून, जो वॉशिंगटन से उसके लिए गवाही देने आई थी, उसे कटघरे में बुलाया और फ्लोरिडा के एक पुराने, कम इस्तेमाल होने वाले कानून का फायदा उठाते हुए उसने कैरल से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेंगे। और जब कैरल ने हाँ कहा तो कोर्टरूम में मौजूद नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में उनकी शादी कानूनी मान ली गई। कोर्टरूम में शादी? हाँ। बाद में जब वो डेथ रो पर था, कैरल एन बून से जेल में मुलाकात के दौरान उनकी एक बेटी भी हुई। कितना विरोधाभासी है ये सब। एक तरफ इतनी क्रूरता और दूसरी तरफ ये सब। क्या उसने आखिर तक अपना गुनाह कबूल किया, सार्वजनिक रूप से? सार्वजनिक रूप से तो वो हमेशा खुद को बेगुनाह बताता रहा, अपनी अपीलों में, इंटरव्यू में। लेकिन एन रूल अपनी किताब में लिखती हैं कि फरवरी 1978 में जब वो पेंसाकोला में आखिरी बार गिरफ्तार हुआ था, उसके फौरन बाद उसने जासूसों से बात करते हुए इशारों में, सीधे नहीं पर यह कहा था कि उसने 6 राज्यों में हत्याएं की हैं और शिकारों की जो संख्या FBI बता रही है उस वक्त करीब 36, असल संख्या उससे कहीं ज्यादा है। तो ये थी टेड बंडी की कहानी, उसके अपराधों की कहानी, जैसा कि एन रूल के स्रोतों और तथ्यों से सामने आती है। एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे न जाने कितने राज, कितनी जिंदगियां और कितना दर्द दफन था। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे एक आकर्षक, बुद्धिमान दिखने वाले शख्स के पीछे एक कितना भयानक और सीरियल किलर छिपा हुआ था, जिसने वॉशिंगटन से लेकर फ्लोरिडा तक कई युवा महिलाओं की जान ली। हमने खास मामलों पर ध्यान दिया, पीड़ितों के नाम, जगहें, तारीखें, लेक समामिश का वो दिन, ची ओमेगा हाउस की वो रात और किम्बर्ली लीच का वो दुखद अंत, और कैसे अंत में फोरेंसिक विज्ञान, जैसे कि वो काटने के निशान और फाइबर एनालिसिस, उसे सजा दिलाने में निर्णायक साबित हुए। एन रूल का जो अनुभव था वो हमें बार बार सोचने पे मजबूर करता है। जिसे वो अपना दोस्त समझती थीं, जिसके साथ काम करती थीं, बातें करती थीं, वो इतना बड़ा राक्षस निकला। ये वाकई दिखाता है कि किसी इंसान के बाहरी चेहरे के पीछे की असलियत को पहचानना कितना मुश्किल, शायद नामुमकिन भी हो सकता है। बिल्कुल। और एन रूल खुद अपनी किताब के आखिर में इस सवाल पर विचार करती हैं कि क्या टेड बंडी के अंदर खुद को तबाह करने की, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कोई गहरी प्रवृत्ति थी, क्योंकि उसने बार बार अपने अनुभवी वकीलों को हटाया, खुद केस लड़ने की जिद की, कोर्ट में अजीब हरकतें की, ऐसे कदम उठाए जिससे वो और ज्यादा फंसता गया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो क्या ये मुमकिन है कि किसी इंसान के बाहरी आकर्षण और उसके अंदर की इस चरम भयानक हिंसा के बीच का ये जो विरोधाभास है, जैसा हमने इस स्रोत में देखा, वो हमें ये दिखाता है कि हम किसी की सच्ची प्रकृति को, उसकी असलियत को समझने में कितने सीमित हैं, खासकर तब जब वो व्यक्ति हमारा परिचित हो या दोस्त हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।